नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में सामान्य विज्ञान दोस्तों जनरल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर को देखने वाले साथ साथ उन प्रश्नों का विश्लेषण भी किया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए और देखिए कि वीडियो कितने इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव है और इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा मिलेगा। और अगर अभी इन्फॉर्मेशन अच्छा रहेगा दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक लोगों से शेयर करेंगे। साथ में अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये सिर्फ नए व्यूअर के लिए होता है और बेल आइकन को भी ऑन करना होता है ताकि अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप ही को मिले। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है कि निम्न में से हरा और मैजेंटा के परस्पर मिलने से कौन सा रंग जो है बनता है, यानी कलर बनता है। यानी दो कलर हरा और मैजेंटा को मिलाएंगे एक अनुपात में तो कौन सा रंग बनेगा। देखिए 4 ऑप्शन है और मैं चाहता हूँ कि आप इसका जवाब अपने मन से अगर आता है तो कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि आपको समय मिल सके, और अगर नहीं आएगा तो आंसर और साथ साथ विश्लेषण तो ज़रूर होगा दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन है पीला, पीकॉक, मैजेंटा या सफ़ेद, और आंसर है दोस्तों सफ़ेद। ठीक है, तो हरा और मैजेंटा को मिलाकर जो है सफ़ेद बनता है। अब देखिए सफ़ेद जो है लाल और पीकॉक नीला को मिलाकर भी सफ़ेद बनता है, और उसके बाद नीला पीला को भी मिलाने सफ़ेद बनता है। हरा मैजेंटा तो है ही, और लाल हरा और नीला को मिलाने से भी सफ़ेद बनता है। आइए नेक्स्ट बात पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य किरणों का 2 बार अपवर्तन व 2 बार परावर्तन होता है तो कौन सा इंद्रधनुष का जो है निर्माण होता है। देखिए दोस्तों आंसर जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये द्वितीयक इंद्रधनुष है। ठीक है, तो अब इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। देखिए पहले की प्राथमिक इंद्रधनुष के बारे में जानेंगे। देखिए जब वर्षा एक्चुअली इंद्रधनुष जो है 2 तरह के होते हैं, एक प्राथमिक इंद्रधनुष यानी कि प्राइमरी रेनबो, दूसरा की द्वितीयक इंद्रधनुष यानी कि सेकेंडरी रेनबो। अब देखिए तृतीय का चतुर्थ रेनबो होता ही नहीं है। तो खैर अब देखिए एक्चुअली इंद्रधनुष क्या है, तो परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा जो वर्ण विक्षेपण होता है वो सबसे अच्छा उसका उदाहरण जो इंद्रधनुष ही है, रेनबो ही है। अब देखिए प्राथमिक इंद्रधनुष जो है जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है। ठीक है, 2 बार अपवर्तन और यानी कि 2 बार अपवर्तन है, 2 बार परावर्तन है। लेकिन प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है कि 2 बार जो होता है क्या अपवर्तन, ये तो ठीक है, लेकिन परावर्तन जो होता है 1 बार होता है, तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ठीक है, और बस इतना ही इसमें। और द्वितीयक में तो जैसे आप जानते हैं कि 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन होता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि रंगीन टीवी यानी कि कलर टेलीविजन तो सभी के घर में होते हैं दोस्तों, तो इनमें से कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है जिससे कि हम लोग रंगीन जो है तस्वीरें देख पाते हैं, रंगीन पिक्चर यानी कि कलर पिक्चर देख पाते हैं। तो दोस्तों देखिए 4 ऑप्शन है, लाल हरा नीला और इनमें से सभी। देखिए उत्तर है उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए जो रंगीन टीवी है वो प्राथमिक कलर का इस्तेमाल करते हैं रंगीन टीवी में। तो देखिए प्राथमिक कलर यानी प्राइमरी कलर जो लाल हरा और नीला होता है, तो इसलिए रंगीन टेलीविज़न में प्राथमिक रंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और प्राथमिक कलर होता है। देखिए उसी तरह द्वितीय कलर कौन कौन सा होता है ये भी जान लीजिए। तो पीला, मैजेंटा और पीकॉक नीला जो है इसको द्वितीय कलर कहते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक कलर और द्वितीय कलर को मिलाने से कौन सा कलर बनता है, तो दोस्तों सफ़ेद बनता है। इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी कलर को अगर मिला देते हैं तो जो कलर बनता है वो सफ़ेद रहता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि यदि मैक संख्या, ठीक है, मैक संख्या 1 से अधिक है तो पिंड की चाल क्या कहलाती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों मैक संख्या। देखिए मैक संख्या क्या है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल था उसी माध्यम में ताप एवं दाब की उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि की चाल के अनुपात को उस वस्तु की उस माध्यम में मैक संख्या कहते हैं। अब देखिए मैक संख्या
एक से अधिक है तो पिंड की चाल क्या कहलाती है? ऑप्शन ये है। और देखिए 4 ऑप्शन है, ध्वनि, प्राध्वनिक जिसे सुपरसोनिक कहते हैं, और अति प्राध्वनिक जिसे हाइपरसोनिक कहते हैं, साथ साथ व्यतिकरण है जिसका डिस्ट्रक्टिव कहते हैं। साउंड तो ध्वनि है ही। देखिए आंसर जो हो जाएगा वो आपका दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं आप। ये देखिए सुपरसोनिक हो जाएगा, हाइपर सुपरसोनिक यानी पराध्वनिक है। ठीक है, और देखिए ये तो था एक से अधिक है तो मैक संख्या, तो पिंड की चाल क्या हो जाएगा? सुपरसोनिक। जब यदि मैक की संख्या जो है 5 से अधिक है तो ध्वनि की चाल जो है वो हाइपरसोनिक कहलाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ व्यतिकरण कुछ और है, ये ध्वनि का व्यतिकरण है ये। ठीक है, तो व्यतिकरण में एक्चुअली इसे थोड़ा सा और डिटेल में जानना होगा कि जब समान आवृत्ति या आयाम की 2 ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः, ठीक है, वितरण हो जाता है और इस घटना को ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय है? ठीक है, कौन सा जो है विद्युत चुंबकीय किरण है एक्चुअली, तो यहाँ पर किरण लिखना ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए मैं आपके लिए किरण लिख देता हूँ, तो देखिए, और आंसर है दोस्तों 4 ऑप्शन है, कैथोड किरण, कैनाल किरणें या ध्वनि किरणें। और हमारा आंसर है, अगर जानते तो कमेंट करिए, ये है इनमें से सभी, यानी उपयुक्त सभी जो है विद्युत चुंबकीय किरण है। आइए बात करते हैं विद्युत चुंबकीय किरण में कौन सा विद्युत चुंबकीय किरण है या नहीं है। तो दोस्तों देखिए कैथोड किरण, कैनाल किरणें, ध्वनि किरणें, इसके अलावा अल्फा किरण, बीटा किरण और पराश्रव्य जो तरंग है, ये सारे विद्युत चुंबकीय किरण या तरंग होते हैं। अब देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग कौन कौन सा है, ये भी मतलब एक्चुअली थोड़ा सा ये ध्यान दें कि यहाँ नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो ठीक है, तो टाइपिंग मिस्टेक था। तो देखिए ये कैथोड किरण, कैनाल किरण, ध्वनि किरण, इसके अलावा अल्फा किरण, बीटा किरण, पराश्रव्य किरण, ये सारे जो है विद्युत चुंबकीय नहीं है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। अब देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग कौन कौन सा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए गामा, अल्फा, बीटा तो विद्युत चुंबकीय नहीं है, लेकिन गामा विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्स किरण जो है विद्युत चुंबकीय है। उसके बाद पराबैंगनी किरणें, दृश्य विकिरण, अवरक्त विकिरण, रेडियो तरंगे और लघु और दीर्घ दोनों जो है ये सारे विद्युत चुंबकीय तरंग है। लेकिन कैथोड, कैनाल, ध्वनि, अल्फा किरण, बीटा किरण, ध्वनि तो मैंने बताया ही, और पराश्रव्य तरंग, ये सारे जो है विद्युत चुंबकीय किरण या तरंग नहीं है। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्न में से किसमें ध्वनि की चाल सर्वाधिक है? ऑप्शन है ए में है वायु, बी में जल, सी में कांच या डी में लोहा है। और आंसर है दोस्तों लोहा। तो लोहा में ध्वनि की चाल सर्वाधिक है। अब देखिए वायु में जो है 332 मीटर प्रति सेकंड, ये सब 0 डिग्री पर ध्वनि की चाल नापी जाती है। तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड है, यानी कि 1 सेकंड में 332 मीटर वायु जाती है। अब देखिए जल जो है, जल में ध्वनि की चाल जो है 1483 मीटर प्रति सेकंड है। कांच में 5640 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, उसके बाद देखिए एल्यूमिनियम में जो है 6420 मीटर प्रति सेकंड है, जबकि लोहा में सर्वाधिक है इस ऑप्शन के अनुसार भी। तो नहीं, लोहा में 5130 है, लेकिन एल्युमिनियम में इससे ज़्यादा है ध्वनि की चाल। ठीक है, तो ध्वनि की चाल एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा है, लोहा से भी ज़्यादा है। अब देखिए भाप में भी है 405 मीटर प्रति सेकेंड, अल्कोहल में 1213 मीटर प्रति सेकेंड, समुद्री जल में जो है 1533 मीटर प्रति सेकेंड, जो कि जल 1483 से अधिक है। पारा में 1450 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये सब ध्वनि की चाल है विभिन्न माध्यम में। ठीक है, हाइड्रोजन में है 1269, कार्बन डाइऑक्साइड में 260 मीटर प्रति सेकेंड है।
नेक्स्ट है कि दृश्य विकिरण की खोज किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और देखिए उत्तर यही है आपके सामने, न्यूटन। ठीक है, तो न्यूटन ने जो है दृश्य विकिरण की खोज किया है। अब देखिए यहाँ बेकुरल, रिटर, हर्सेल भी है। तो एक का तो मैंने अभी पहले ही बता दिया। अब देखिए बेकुरल ने जो है गामा किरण की खोज किया है, बेकुरल ने गामा किरण की खोज किया है, जबकि रिटर ने जो है पाराबैंगनी किरणें की खोज की है, जबकि हर्सेल ने अवरक्त विकिरण की। ठीक है, तो न्यूटन को याद रखेंगे आप, दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन ने किया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि अपेक्षिक घनत्व को किस यंत्र से मापा जाता है। दोस्तों उत्तर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोमीटर। ठीक है, तो हाइड्रोमीटर से जो है अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। अब देखिए एनीमोमीटर से जो है, एनीमोमीटर से हवा की शक्ति तथा गति को मापा जाता है, जबकि लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। देखिए यहाँ हाइग्रोमीटर है, तो हाइग्रोमीटर से दोस्तों वायुमंडल से व्याप्त आर्द्रता नापी जाती है, यानी वायुमंडल में जो व्याप्त आर्द्रता है उसको नापा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि सूर्य के निकटतम ग्रह बुध का परिक्रमण काल कितने दिन का है। ऑप्शन है 288 दिन, 365 दिन, 165 वर्ष या 188 दिन। उत्तर है 88 दिन। देखिए सबसे निकट का ग्रह बुध ग्रह है और परिक्रमण काल जो है 88 दिन ही है, जबकि सबसे दूर का ग्रह है वरुण यानी कि नेपच्यून, और इसका परिक्रमण काल जो है 165 वर्ष का होता है। प्रश्न नंबर 10 है कि यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, याद रखेंगे, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित या रूपांतरित करने वाले यंत्र कौन है। माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, सितार या विद्युत मोटर। दोस्तों उत्तर है, आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए उत्तर है सितार। सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। अब देखिए यहाँ पर माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, माइक्रोफोन है, जबकि लाउड स्पीकर जो है ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, और विद्युत मोटर जो है ये दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो एकदम अलग अलग है सभी, तो ध्यान रखेंगे इस बात का। प्रश्न जो है दोस्तों 11 नंबर में कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। आधुनिक, देखिए यहाँ आधुनिक कंप्यूटर है, कंप्यूटर नहीं है, तो याद रखेंगे। उत्तर है दोस्तों 1946। 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की जो है खोज हुआ था। देखिए कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 के दशक में आया था, इस बात को भी ध्यान रखना है। और कंप्यूटर के पितामह जो है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, जबकि ठीक है वॉन न्यूमैन को कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान देने वाला माना जाता है। अब देखिए 2 दिसंबर को कंप्यूटर का जो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है, और भारत में नई कंप्यूटर नीति की खोज जो है 1984 में आया था, जबकि भारत में प्रथम कंप्यूटर 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु यानी कि बेंगलोर के प्रधान डाकघर यानी कि जीपीओ में लगाया गया था, जबकि भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर जो है नई दिल्ली का था। ठीक है, और तो ये कुछ खास और इम्पोर्टेंट बात था कंप्यूटर से जुड़ा हुआ। प्रश्न नंबर 12 है कि मनुष्य के शरीर में दोस्तों लगभग कितने बाल होते हैं। तो अनगिनत भी हो, अनगिनत ऑप्शन में देखिए 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख या अनगिनत। दोस्तों जाहिर सी बात है बाल कोई गिनता भी नहीं है, लेकिन क्योंकि मेडिकल साइंस है और विज्ञान की बात है तो ऐसे अनुमान और जिसे गिन कर भी रखा गया है, जो कि लगभग है, हर इंसान में अलग अलग है, लेकिन एक सामान्य संख्या बनाया गया है। तो देखिए उत्तर है दोस्तों 50 लाख। तो एक मनुष्य के शरीर में लगभग 50 लाख बाल होते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, कुछ इसी तरह के अनोखे प्रश्न पर। अब देखिए प्रश्न नंबर 13 है कि मानव शरीर के भीतर प्रति सेकंड लगभग कितनी कोशिकाएं नष्ट होती है। दोस्तों नष्ट तो होता ही है इंसान, लेकिन प्रति सेकंड लगभग जो है कितने कोशिकाएं नष्ट हो रही हो, हमेशा हो रही है। देखिए यहाँ जो 100 लाख है, 150 लाख है, 200 लाख है या 500 लाख है। दोस्तों आंसर जो है
150 लाख है। प्रश्न नंबर 14 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य के शरीर में रुधिर यानी कि ब्लड प्रतिदिन लगभग कितना लीटर ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। दोस्तों एक बात तो आप जानते हैं कि जो ऑक्सीजन लिया जाता है हमारे शरीर के द्वारा, ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है हमारे सेल्स तक जो है वो ब्लड पहुंचाता है, यानी कि जो जिसे हिंदी में रुधिर बोलते हैं, रक्त बोलते हैं, वही जो है पूरे जितने भी सारे सेल्स हैं वहाँ तक जो है हीमोग्लोबिन जो कि रक्त में पाया था उसके माध्यम से हर सेल्स तक पहुँचता है। तो कितना लीटर ऑक्सीजन जो है शरीर तक पहुँचाया जाता है, ठीक है। तो इस बात को भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सामान्य सा बात है, लेकिन थोड़ा सा देखिए 300 लीटर, 350 लीटर, 400 लीटर या 500 लीटर। आंसर है दोस्तों 350 लीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। प्रश्न नंबर 15 है कि कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स या उपयुक्त सभी। दोस्तों आंसर जो हो जाएगा ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए कार्बोहाइड्रेट के तीन प्रकार हैं, मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स या और पॉलीसेकेराइड्स। तो ये 3 प्रकार कार्बोहाइड्रेट के हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है दोस्तों मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए निम्नलिखित पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। देखिए कार्बोहाइड्रेट भी होता है प्रोटीन, वसा, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल यानी एसिड और खनिज लवण के साथ साथ जल भी। कार्बोहाइड्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें जो है दोस्तों कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात से मिलकर ये जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। और शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता की 50 से 75% की मात्रा की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही की जाती है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 कैलोरी ऊर्जा यानी किलो कैलोरी ऊर्जा जो है प्राप्त होती है, ठीक है। अब देखिए मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड जो है, तो मोनोसेकेराइड यह कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था है, ठीक है। ये जो ऑप्शन देख रहे हैं मोनोसेकेराइड, ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था है। इसमें जैसे ग्लूकोज वगैरह इसका आप अच्छे से जानते हैं। उसके बाद डाइसेकेराइड जो है ये समान या भिन्न मोनोसेकेराइड के 2 अणुओं के संयोजन से डाइसेकेराइड बनता है, ठीक है। जैसे माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज वगैरह। जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिलाने से सुक्रोज बनता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज को मिलाने से माल्टोज बनता है, ग्लूकोज और लैक्टोज को मिलाने से लैक्टोज बनता है। अब देखिए पॉलीसेकेराइड जो है ये मोनोसेकेराइड्स के कई अणुओं से मिलने से लंबी श्रृंखला वाली अघुलनशील पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए स्टार्च, ग्लाइकोजेन, काइटिन। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 16 है कि हार्मोन लड़ो और उड़ो, एक हार्मोन है लड़ो और उड़ो, किस ग्रंथि से निकलती यानी कि स्रावित होती है। ऑप्शन ए में थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी में अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन सी में पीयूष ग्रंथि या परावटु ग्रंथि, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर जानते हैं तो कमेंट करिए। चलिए आंसर बताते हैं, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यानी अधिवृक्क ग्रंथि से जो है लड़ो और उड़ो नामक जो हार्मोन स्रावित होता है। प्रश्न नंबर 17 है कि मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 10 प्रकार के, 15 प्रकार के, 20 प्रकार के या 32 प्रकार के, ठीक है। और दोस्तों उत्तर है ये हमारा 20 प्रकार के जो है प्रोटीन की आवश्यकता मनुष्य के शरीर में होती है। देखिए दोस्तों ये 20 प्रकार के जो प्रोटीन है इसमें से 10 प्रकार का जो प्रोटीन का संश्लेषण शरीर स्वयं करता है, जबकि शेष 10 प्रकार के प्रोटीन भोजन के द्वारा प्राप्त कर लिए जाते हैं। तो कई तरह के प्रोटीन होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको कुछ प्रोटीन का उदाहरण मैं बताता हूँ। सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन, जैसे कि एल्यूमिन्स, ग्लोब्यूलेंस, हिस्टोन, क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन्स, पेप्टोन, पेप्टाइड, ये सारे प्रोटीन हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 दोस्तों की वसा यानी कि फैट सामान्यतः कितने डिग्री ताप पर ठोस अवस्था में होता है।
फैट। ठीक है दोस्तों, और उत्तर ऑप्शन है 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री या 25 डिग्री सेल्सियस। आंसर है 20 डिग्री सेल्सियस पर वसा जो है सामान्यतः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं दोस्तों। लेकिन अगर 20 डिग्री सेल्सियस पर कोई वसा जो तेल जो है तेल द्रव की अवस्था में है तो उन्हें तेल कहते हैं। तो तेल भी है, एक फैट ही है, लेकिन ये द्रव के रूप में होता है। ठीक है, तो वसा अम्ल दो प्रकार, इसके अलावा देखिए वसा के बारे में आप जान लीजिए कि वसा अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त और असंतृप्त। ठीक है, और 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, और शरीर में इनका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। प्रश्न 19 है कि पोलोनियम में कितने समस्थानिक होते हैं। दोस्तों सर्वाधिक समस्थानिक वाले ये धातु है। ठीक है, पोलोनियम, और इसमें जो है 27, ठीक है 27 समस्थानिक होते हैं। प्रश्न नंबर 20 है कि यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन की मात्रा होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये प्रश्न। 40%, 46%, 50% या 56%। आंसर है जो हो जाएगा 40%। देखिए ये यूरिया में है, जबकि अमोनिया सल्फेट में जो है अमोनिया की मात्रा जो है 25% होती है। और ये अमोनिया सल्फेट जो है आलू के लिए अच्छा उर्वरक माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, यूरिया, अमोनिया सल्फेट, इसके अलावा है कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम साइनामाइड। ठीक है, तो ये सारे जो है नाइट्रोजन के उर्वरक है। इसके अलावा पोटेशियम के भी उर्वरक है, फास्फोरस के भी उर्वरक है। ठीक है, तो ये सारे कुछ फर्टिलाइजर्स हैं जिसके प्रकार है। आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर जो दोस्तों 21 है कि मछलियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है। दोस्तों ये इक्थियोलॉजी कहा जाता है मछलियों के अध्ययन को। अब देखिए ओफियोलॉजी जो है, इसके अलावा भी जो 3 ऑप्शन है ओफियोलॉजी, तो ओफियोलॉजी जो है सर्पों के यानी स्नेक्स के अध्ययन को ओफियोलॉजी कहते हैं। जबकि डेंड्रोलॉजी वृक्षों या झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहते हैं। जबकि एंटोमोलॉजी कीटों के अध्ययन को कहा जाता है। इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन को कहा जाता है इक्थियोलॉजी, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 है कि भारी जल कितना डिग्री सेल्सियस पर जमता है। ठीक है, भारी जल यानी D2O कितना डिग्री सेल्सियस पर जमता है। ऑप्शन ए है 0 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन बी है 3.8 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन सी है 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन डी है 8 डिग्री सेल्सियस पे। और दोस्तों उत्तर है ये आपका बी हो जाएगा, यानी कि 3.8 डिग्री सेल्सियस पर जो है ये भारी जल जम जाता है। दोस्तों इसके बारे में कुछ और ख़ास बात है कि भारी जल को D2O कहते हैं, जिसको फुल फॉर्म में ड्यूटेरियम के ऑक्साइड कहा जाता है। और इसकी खोज 1932 में यूरे और वॉसवर्न ने किया था। देखिए साधारण जल के लगभग 7000 भागों में एक भाग जो होता है भारी जल का होता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और इसका उपयोग जो होता है न्यूट्रॉन बंधक के रूप में, ड्यूटेरियम तथा ड्यूटेरियम के यौगिक बनाने में, ट्रेसर के रूप में, आयनिक व अनआयनिक हाइड्रोजन में विभेद करने में। तो ये सारे इस्तेमाल है इसके भारी जल के। प्रश्न नंबर 23 है कि मानव शरीर में किस धातु की वृद्धि से विल्सन रोग हो जाता है। ठीक है, ये रोग है विल्सन रोग हो जाता है। और किस धातु की वृद्धि से? तांबा, चांदी, पारा या लैड। उत्तर है दोस्तों तांबा। तो प्रश्न नंबर 24 है कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, विशेष स्तर के है और बीपीएससी में पूछे गए हैं। देखिए आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हमारा ऑप्शन देख लीजिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, सोना है। और आंसर हो जाएगा पोटेशियम। देखिए उसके बाद सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम, उसके बाद का स्थान सोडियम का आता है, सबसे पोटेशियम के बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम का आता है। सोना सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, इस बात को याद रखेंगे। सोना सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, जबकि पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु। उसके बाद का स्थान दूसरे नंबर पर सोडियम है, तीसरे नंबर पर कैल्शियम है। दोस्तों ये थे कुल
कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए। ये प्रश्न कैसे लगे मुझे अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियो के लिए जो बेल आइकन को ऑन कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।